सर। गुड आफ्टरनून बच्चा लोगों। क्या भाई आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही है सर। गुड इवनिंग सर। इवनिंग हो गई। तो वीडियो नहीं आ रहा है आपका। वीडियो ऑफ है क्या? अच्छा वीडियो ऑन करना है क्या? सर ऑन कर लीजिए। चलो वीडियो ऑन कर लिया है। अभी तक तो वीडियो ऑफ था। अच्छा तुम लोग वीडियो का वेट कर रहे थे क्या, इसलिए नहीं बोल रहे थे? तो सही है। तो चलिए बच्चा स्टार्ट करते हैं। कुछ पढ़ा है इसमें कि कुछ भी नहीं पढ़ा है? खुद से पढ़े थोड़ा बहुत। हम्म। सर कुछ पढ़ा हुआ है पहले से। खुद से पढ़े हैं सर। चलो देखते हैं कितने की जरूरत है। सबसे पहले जो भी कॉपी किताब है आप एक हेडिंग डाल दीजिए, इंट्रोडक्शन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इंट्रोडक्शन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स का इंट्रोडक्शन। आप बताइए पीरियाडिक टेबल के 18 ग्रुप में से पी ब्लॉक में कितना ग्रुप होगा? 6। 6 सर। कारण? क्योंकि पी के 6 ऑर्बिटल्स होते हैं, मतलब पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। सब ऑर्बिटल्स को 6 5 ऑफ ऑर्बिटल। क्योंकि पी सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। यस सबसेल में यस ब्लॉक में कितने ग्रुप? 2। तो एक बच्चा कोई है जब वो बोल रहा है तो लाउडनेस बहुत है बेटा, तो आप माइक बेटा आप ही रखें। अच्छा तो डी ब्लॉक में कितने ग्रुप? 10। 2 डी में बिकॉज डी 10। सबसेल कैन होल्ड मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स। एफ ब्लॉक में कितने ग्रुप? थर्ड में आता है वो, थर्ड पीरियड में ग्रुप नहीं में। हम पूछ रहे हैं ग्रुप कितने हैं ब्लॉक के? सर एक ही ग्रुप में आएगा ना सर। हाँ पता नहीं, सर। आप आंसर दो। सर वो थर्ड ग्रुप 1 में आ जाता है। हमने पूछा एफ ब्लॉक में कितने ग्रुप? 1। एक। यानी पीरियाडिक टेबल में सब 19 ग्रुप होते हैं। बोलिए। नो यस सर। अरे
अब जब आप बोल रहे हो कि एफ ब्लॉक में एक ग्रुप होता है, तो अगर हम टोटल जोड़ देंगे तो 19 ग्रुप नहीं हो गया? तो एफ ब्लॉक को थर्ड ए के अंदर ही मानते हैं ना? मतलब एफ ब्लॉक का Yes, आपका sir. कोई ग्रुप नहीं, नहीं होता। सारे के सारे एफ ब्लॉक थर्ड ग्रुप में रखे जाते हैं। और थर्ड ग्रुप किसका है? ट्रांजिशन मेटल्स का ना। यस सर, ये इंटर ट्रांजिशन मेटल कहलाते हैं। चलिए, तो पहला पॉइंट in P block only 6 groups are present. कारण क्या देंगे? Because P subcell can hold maximum 6 electron. Because P subcell can hold maximum 6 electrons. आप बताइए, पी ब्लॉक में मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, सेमी मेटल्स हैं, या फिर सारे हैं? सारे सारे हैं सर। अरे बिल्कुल सर। In P block, all the 3 type of elements are present. मैं लिख रहा हूं पी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपको बताना ये सही है गलत। मैं लिख रहा हूं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पी ब्लॉक के लिए, और इसके लिए मैं लिख रहा हूं नोबल गैस NH2 NP126। सही है गलत? आप तो बोलते रहना बच्चा। सही है सर। एक्चुअली इससे मुझे आइडिया लगता रहेगा कि आप क्या जानते हो, क्या नहीं जानते हो, मुझे क्या बताना चाहिए आपको। सर सही है। सर सही है। सही है गलत? सही है सही है। सर। गलत। ऊपर के लिए सही है, नीचे के लिए नहीं है। अरे ऊपर के नीचे के लिए क्या यार? अरे या तो सही है या तो गलत है। तो ऊपर नीचे ऐसे बोलोगे तो कैसे पता चलेगा? चलो आओ देखो कैसे। अब इसके नीचे जो मैं लिखूंगा उसे आप लिखना नहीं, सिर्फ देखना। मैं सिर्फ समझा रहा हूं। सपोज हमने बोला बोरान है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम। अगर मैं बोरान का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो 1s2 2s2 2p1। अगर मैं एल्यूमिनियम का लिखूं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। गैलियम का लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p1। अब मैं अगर आपसे बोलूं ये क्या है? अरे इतना क्या है? कौन सी नोबल गैस? हीलियम। हीलियम को छोड़ करके बाकी ये हो जाएगा। अगर हम बोरान को लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 2s2 2p1। आप बताइए इतना क्या है? नियॉन। नियॉन। तो अगर हम एल्यूमिनियम को लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं नियॉन 3s2 3p1। ये क्या है? आर्गन। आर्गन। तो अगर हम गैलियम को लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं आर्गन 3d10 4s2 4p1। ऐसे अगर हम डायरेक्ट इंडियम के लिए लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे? क्रिप्टॉन 5d
10 सॉरी 4d10 5s2 5p1। ऐसे अगर हम थाइलियम के लिए लिखना चाहें तो हम लिखेंगे xenon 4f14 5d10 6s2 6p1। अब अगर आप ये बोल रहे हो कि इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो देखिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको क्या दिख रहा है कि जैसे ही आप नोबल गैस से बाहर निकलेंगे आपको तुरंत मिलना चाहिए NH2NP6। ये बात बोरान के लिए तो सही है, एल्यूमिनियम के लिए तो सही है, लेकिन जैसे ही आप गैलियम पे आते हो नोबल गैस के जस्ट बाद आपको 4s2 4p1 नहीं मिलता बल्कि 3d10 मिलता है। इंडियम में जब आप नोबल गैस से बाहर निकलते हो तो आपको 5d10 मिलता है, उसके बाद 4d10 मिलता है, उसके बाद 5s2 5p1 मिलता है। थाइलियम में जब आप जेनान से बाहर जाते हो तो पहले आपको 4f14 मिलता है, 5d10 मिलता है, उसके बाद 6s2 6p1 मिलता है। इसका मतलब कि कोर कॉन्फ़िगरेशन पी ब्लॉक एलिमेंट्स का नोबल गैस नहीं है। तो अगर हमसे बोला गया कि नोबल गैस के लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो ये बात गलत है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम नोबल गैस के लिए लिखते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और जब वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हम लिख देते हैं NS2NP1। नाउ इट इज एप्लीकेबल फॉर द ऑल एलिमेंट्स। और अगर आप लिखोगे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है तो ये सिर्फ दो एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल है, बोरान और एल्यूमिनियम के लिए। ऐसे कार्बन और सिलिकॉन के लिए, नाइट्रोजन और फास्फोरस के लिए, ऑक्सीजन और सल्फर के लिए, फ्लोरीन और क्लोरीन के लिए। नीचे वाले किसी भी एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलिड नहीं है। इसके कारण होता क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने आज पूछा इसके कारण होता क्या है, तो आइए एक मिनट के लिए हम आपको एनसीईआरटी दिखा देते हैं। सारे लोग आर्टिकल नंबर 11.1 देखेंगे, 11.1.1 मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है। अच्छा एनसीईआरटी दिख रही है इतनी ना, कि और जूम करना पड़ेगा? यस सर दिख रही है। चलो देखो जरा मैं पढ़ रहा हूँ, देखो ध्यान से क्या लिखा है। लिखा है द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स आर NS2NP1, यानी आउटर मतलब बैलेंस है। अ क्लोज लुक at the electronic configuration suggests that while the boron and aluminium have the noble gas core, अभी हमने क्या बोला था कि अगर हम बोरान और एल्यूमिनियम की बात करें तो फिर दिक्कत नहीं है। बोरान और एल्यूमिनियम क्या है, नोबल गैस कोर है, यानी बैलेंस सेल निकालने के जस्ट बाद इनको क्या मिल जाता है, नोबल गैस। लेकिन गैलियम इंडियम थाइलियम की अगर हम बात करें, गैलियम इंडियम नोबल गैस रखते हैं प्लस 10d इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे अगर थाइलियम की बात करें तो नोबल गैस के साथ साथ क्या है, 4f14 इलेक्ट्रॉन प्लस 10d इलेक्ट्रॉन्स। और इस कारण से हो क्या रहा है, कारण thus the electronic structure of these elements are more complex than for the first two group of the element। first two group का मतलब s block discussed in unit 10। this difference in electronic structure affect the other properties। इनके जो एक्सेप्शंस मिलते हैं पीरियाडिक प्रॉपर्टी में, आयनाइजेशन एनर्जी में, इलेक्ट्रोनेगेटिव, दुनिया भर के जो एक्सेप्शंस हैं उन सब के पीछे अगर कोई जिम्मेदार है तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही जिम्मेदार होता है। और ये हमने बोरान का आपको दिखाया, लेकिन हर पी ब्लॉक के लिए ये चीज एप्लीकेबल। तो चलिए हम लोग यहाँ थे, इंट्रोडक्शन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। तो चलिए ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगली चीज आप बताइए, पी ब्लॉक में सब एलिमेंट्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन पी ब्लॉक। आपको बेटा तेजी से आंसर देते रहना भाई। 30। बोले 30। 30 सर। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो पी ब्लॉक में पाए जाते हैं वो कितने हैं, 30। अगर इन 30 एलिमेंट को ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट अगर हम क्लासिफाई करें, फिजिकल स्टेट के बिहाफ पे अगर इसे क्लासिफाई करें सर सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, गैस भी होते हैं। तो जरा बता दीजिए कितने होते हैं लिक्विड,
कितने होते हैं सॉलिड, सॉरी गैस ले लो, फिर जो बचेंगे वो अपने आप सॉलिड हो जाएंगे। बोलो भाई। सर लिक्विड दो होते हैं, ब्रोमीन और गैलियम। गैलियम और ब्रोमीन। ब्रोमीन और गैलियम। गैस 9। 9। और अब 9 2 11 निकल गया, तो अगर आपने 11 निकाल दिया तो कितना बचा है 19। ये क्या हो जाते हैं सॉलिड। सॉलिड। और गैस कौन से दो हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन को निकाल दो, हीलियम को छोड़ दो, तो बाकी जितने हैं सब क्या है पी ब्लॉक में गैस ही गैस है। अब अगर ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर स्टेबिलिटी इसे क्लासिफाई करें, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, नॉर्मल एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो आप बताइए रेडियो एक्टिव एलिमेंट कितने हैं और कौन कौन से हैं। और नॉर्मल एलिमेंट, तो अगर रेडियो एक्टिव निकाल देंगे तो नॉर्मल एलिमेंट हमें अपने आप पता चल जाएगा। बताइए भाई। सर 3 होते हैं, एक तो एस्टेटीन होता है, रेडॉन होता है, और एक सर एक याद नहीं है। रेडियो एक्टिव बेटा 3 एलिमेंट होते हैं, पोलोनियम होता है, एस्टेटाइन होता है और एस्टेनाइन निहोनियम। तो नए नए जो जुड़े नए एलिमेंट भी तो जुड़े हैं हर ना ग्रुप में, ना तो ना 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 नए एलिमेंट को जब हम लोग पढ़ेंगे, एक्चुअली जो नीट आप देने जा रहे हो, इस नीट में नए एलिमेंट रिलेटेड कोई बात होगी नहीं। सर और उसका अगर तो नेम याद करना पड़ेगा ना, नए वाले का नहीं, 120। जब फैमिली हम आपको पढ़ाएंगे तो एक्चुअली आप अगर बिल्कुल करंट वाली एनसीईआरटी देखें, तो जब करंट वाली एनसीईआरटी में आप चैप्टर खोलते हो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, तो वहां लिखा है कि एट प्रेजेंट 114 एलिमेंट्स आर नोन। लेकिन जब उसी एनसीईआरटी में आगे फैमिलीज में जाते हो तो इन्होंने 7वें पीरियड में एक एक एलिमेंट जोड़ दिया है। लेकिन साथ ही साथ बोला है इन्होंने हर एलिमेंट के साथ एक कॉमन स्टेटमेंट एनसीईआरटी ने इस्तेमाल किया है कि ये रेडियो एक्टिव है, इनको कुछ नैनोग्राम मिलीग्राम में बनाया गया है, इनकी प्रॉपर्टी के बारे में अभी हमें आइडिया नहीं है। तो जब हम फैमिलीज पढ़ेंगे, जब वो एलिमेंट्स वहां आएंगे, तब हम उनके बारे में ये बातें कर लिया करेंगे। क्योंकि अगर उन एलिमेंट्स को आप शामिल कर लोगे तो 30 एलिमेंट नहीं होंगे, 36 एलिमेंट हो जाएंगे। 118 तक एनसीईआरटी ने लिखा है, तब 30 नहीं तब 36 हो जाएंगे। तो अभी जब हम ये बातें कर रहे हैं तो हम क्या मान के चल रहे हैं कि एट प्रेजेंट 114 एलिमेंट्स आर नोन। उसके बिहाफ पे हम लोग ये बात कर रहे हैं। अगर कोई कंफ्यूजन है तो यहाँ जहाँ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट लिखा है, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि एट प्रेजेंट 114 एलिमेंट्स आर नोन। वो जो आप बोल रहे हो उसके बारे में जब हम फैमिली पढ़ेंगे तो वहां हम लोग बात कर लेंगे। अभी जो हम लोगों ने ये सारी चीजें लिखी हैं, ये हम ये मान के चल रहे थे कि हमारे पास 114 एलिमेंट्स हैं, इस बिहाफ पे हमने लिखा। सर अगर क्वेश्चन आएगा तो हम लोग उसको काउंट नहीं करेंगे। उसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन आया भी तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि बताइए बोरान फैमिली के 7वें पीरियड में जो एलिमेंट पाएगा, अभी उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन भी सकता है, वो एक पूछा जा सकता है कि बताइए वो है कैसा नेचर। तो सबसे पहली बात होगी 7वें पीरियड में पाया जाने वाला हर ईच एंड एवरी एलिमेंट रेडियो एक्टिव है, तो पहली बात तो रेडियो एक्टिव हो गया। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो हमें याद करने की जरूरत नहीं है, फैमिली में आएंगे तो हम आपको बता देंगे कैसे हो जाता है। और तीसरी चीज उसका सिंबल क्या है, नाम क्या है। तो ये जहां फैमिली में आएगा वहां कंसीडर कर लेंगे। वैसे उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर है भी तो इसके अलावा भी कुछ नहीं, उसके बारे में और कुछ आइडिया नहीं है। सर हाफ लाइफ। चलिए भाई, तो ये हम लोगों ने यहाँ बात कर ली। अभी हम लोग पी ब्लॉक का जनरल इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। तो टोटल एलिमेंट्स हो गए, उनको हम लोग न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के बिहाफ पे भी क्लासिफाई कर लिया। और अब 30 में से अगर ये 3 निकल गए तो इसका मतलब नॉर्मल एलिमेंट अपने पास कितने बच गए होंगे, 27। ठीक है। यस सर। चलिए अगली बात, आप बताइए
किसी भी पी ब्लॉक की हम बात करें, पी ब्लॉक के किसी ग्रुप के बारे में, तो जो ग्रुप का पहला एलिमेंट होता है वो अपने ग्रुप के रिमेनिंग मेंबर से अलग होता है। इस बात से सहमत है या नहीं? यस सर। यस सर। देखिए जरा यस सर। अगला पॉइंट, फर्स्ट मेंबर ऑफ पी ब्लॉक पी ब्लॉक का पहला मेंबर डिफर्स फ्रॉम रिमेनिंग मेंबर ऑफ देयर ग्रुप। Their group. It is due to बोले क्यों? चार्ज अपॉन साइज रेशियो। फर्स्ट मेंबर ऑफ पी ब्लॉक का जो पहला मेंबर होता है यह डिफर करता है रिमेनिंग मेंबर ऑफ दियर ग्रुप, अपने ग्रुप के और मेंबर से डिफर करता है। हम लोग जानना चाहते हैं कि इसके पीछे कारण क्या है। absence of the d orbital और small size सर चार्ज अपॉन साइज रेशियो। नहीं, चलिए ठीक है। तो अगर इसका रीजन देना हो तो पहला हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट साइज। और आप बताइए अगर स्मॉलेस्ट साइज हो जाएगा तो इसके कारण क्या क्या प्रभाव पड़ेगा? z effective बढ़ जाएगा। अगर साइज इसकी स्मॉलेस्ट हो जाएगी तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। मैक्सिमम। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी BDE बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। अगला एक आप में से कोई अभी बोल रहा था आयनिक पोटेंशियल। आयनिक पोटेंशियल का मतलब चार्ज अपॉन साइज बिल्कुल रेशियो। सही। आयनिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। और अगर आयनिक पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाएगा तो कंपाउंड्स विल बिकम मेनली कोवेलेंट। मतलब कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा। यस सर। और दूसरी चीज एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। यही कारण है कि किसी भी पी ब्लॉक के ग्रुप का जो पहला मेंबर होता है वह अपने ग्रुप के रिमेनिंग मेंबर से अलग हो जाता है। सबसे छोटी साइज है तो आयनाइजेशन एनर्जी इसकी मैक्सिमम हो जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम हो जाती है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी खास करके नाइट्रोजन फैमिली और ऑक्सीजन फैमिली में केवल आपको मिलेगी। और आयनिक पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाता है, इसलिए कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा हो जाती है। और अगली चीज है एब्सेंस ऑफ एक डी ऑर्बिटल। इसके कारण क्या फर्क पड़ेगा? डी ऑर्बिटल के एब्सेंस के कारण क्या फर्क पड़ेगा? So electrons excite करके मतलब ज्यादा बॉन्ड नहीं बना पाएंगे, मल्टीपल बॉन्ड्स। एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल, अगर इसको हम एक्सप्लेन करें तो इसके कारण क्या होता है, देखो कि फर्स्ट मेंबर जो पहले मेंबर होंगे कैन नॉट एक्सपेंड देयर कोवैलेंसी above 4। बोलो। यस सर। अगर वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होगा तो थर्ड पीरियड का एलिमेंट अपनी कोवैलेंसी को 4 से ज्यादा नहीं कर सकता। इसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्लियर है बात? क्लियर है सर। सर ठीक। तीसरी बात, आखिर ऐसी क्या खास बात है कि पी ब्लॉक के पहले मेंबर अपने रिमेनिंग मेंबर से अलग होते हैं? तो दो तो फंडामेंटल हमने लिख लिया, अभी एक और बात की है, कोई बताएगा?
सर जेड इफेक्टिव। ability to form p pi bond. बिल्कुल सही है। देखो ड्यू टू स्मॉलेस्ट साइज they can form stable multiple bond. स्मॉल साइज होने के कारण ये स्टेबल मल्टीपल बॉन्ड बना लेंगे, जबकि नीचे वाले एलिमेंट क्या होता है, अपने लार्ज साइज होने के कारण स्टेबल मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर पाते। ठीक, अब अगर ये स्टेबल मल्टीपल बॉन्ड बनाएंगे तो इसका मतलब है कि एक सिग्मा होगा, अगर मल्टीपल वर्ड इस्तेमाल करो तो उसके बाद जितने होंगे सारे पाई होंगे। तो आप बताइए ये जो पाई बॉन्ड बनाएंगे वो किस ओवरलैपिंग से बनेगा? पी पाई पी पाई पी पाई पी पाई। चलो इस पे बात कर लिया जाए। सर आपके पास अगर ये नोट्स है तो उसी से हम लोग को पढ़ा दीजिए ना सर, जल्दी हो जाएगा। अरे ये नीचे वाला रेगुलर बैच का है यार, वो तुम्हारे काम का नहीं है। वो तुम्हारे रेगुलर बैच का, वो तुम्हारे काम का नहीं है। सर स्लाइड नीचे अच्छा नीचे बस चले आगे। यस सर। अब जरा इस स्टेबल मल्टीपल बॉन्ड को एक्सप्लेन कर दें। ये तीसरा जो पॉइंट है इसी को हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं। ओवरलैपिंग इन पाई बॉन्ड। स्टेबल मल्टीपल पाई बॉन्ड। तो पहले आप क्वेश्चन बता दो और फिर हम देख लें कि आपको क्या पता क्या नहीं पता, उस हिसाब से हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास CS2 है, आप बताइए पाई बॉन्ड किस ओवरलैपिंग से बना है? जी पी पाई डी पाई। पी पाई डी पाई। अच्छा क्वेश्चन गलत होने पर कितना नंबर मिलता है? -1। -1 क्यों? जिसको गलत करोगे 4 रो लेके नहीं जाएगा क्या अपना? -5। तो आपने स्कोर किया है -5। सर इसमें नहीं बनेगा? अब हमको क्या पता है, दोबारा ट्राई आयनिक करो। आयनिक हो जाएगा। अरे नो आयनिक, कोवैलेंट है, दोनों नॉन मेटल है, नॉन मेटल नाटल के बीच आयनिक बॉन्ड नहीं बनता। कैसे ट्राई करो? अरे एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी बाहर नहीं पूछ रहे हैं, अभी दिखा देंगे। इसमें कोई लाइन एनसीईआरटी बाहर नहीं पूछ रहे, अभी दिखा देंगे कहाँ लिखा है। इसका मतलब आपने एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ी है। डी पाई डी पाई। चलो भाई अगला आंसर है डी पाई डी पाई। आपने फिर स्कोर किया -5। सर अब बच गया पी पाई वही होगा। डी पाई। अरे यार मतलब अच्छा, मतलब 4 ऑप्शन होगा तो पहले गलत बताते बताते जाओ, लास्ट में जो एक बच जाएगा वही रहेगा फिर सही। बहुत सही बेटा, पी पाई होता है। चलो मैं बता रहा हूँ, मैं दिखा भी दूं तुम लोग को, तुम लोग को ये एहसास तो रहे कि हाँ एनसीईआरटी पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। कहाँ गए भाई? चिंता न करो, हम एक्स्ट्रा क्लास लेके आपका कोर्स पूरा करवा देंगे, कोर्स को लेके परेशान ना होना। बस ये चाहते हैं ना कि जितना पढ़ें कम से कम कॉन्सेप्ट के लेवल पे वो चीजें बिल्कुल आपको क्लियर हो, बस मतलब पता चला पढ़ भी लिया और पता कुछ नहीं। इसलिए कह रहे हैं कि जितना भी पढ़े वो कॉन्सेप्ट के लेवल पे वो चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपकी। अरे यार ढूंढना पड़ेगा, कहीं अंडरलाइन है सब, लेकिन ये ना कि कहाँ है। सर एकदम ऊपर है, सेकंड पेज पे। सर आर्टिकल 11.1 के ऊपर है। अच्छा हम बहुत आगे आ गए हैं हमको लग रहा है। यस सर।
अच्छा है, उसके बाद भी तुम लोग गलत यही बना रहे सर, हैं। सर यही है सर, इसके बाद वाले पेज में। हाँ ये सर, द फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप। हाँ ये वाला पैराग्राफ है, इसी में सर। molecule and does p pi and p pi bond. नहीं नहीं, ये तो हम एक्चुअली आपको नहीं, ये जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही है, तो हमें पता है, हम आपको यही वाला एग्जांपल दिखाना चाह रहे हैं ना। ये तो यहाँ दिया, अभी तो हम एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे तो इसकी बात हम आपसे करेंगे ही करेंगे, इससे हम खोल के दिखाएंगे आपको क्या लिखा है, कैसे लिखा, हमने आपसे क्या पूछा था। एग्जैक्टली यही एग्जाम्पल में दिखाना चाह रहा हूँ आपको। ये है कार्बन फैमिली वाला एग्जाम्पल। इम्पोर्टेंट टर्म्स वाले में दिया है 11.6 में एग्जांपल। 11.6 में? यस सर। अच्छा, मिल गया? हाँ मिल गया। तो हमें कहा, हाँ देखो आ गया, देखो हमने कहा ना कहीं अंडरलाइन किया, ये देखो। चलो खैर कोई बात नहीं, तो अब तो जो पढ़ रहे हैं तो अब तो हो ही जाएगा। एक्चुअली ऊपर नीचे बार बार करने में और समय लगेगा। चलो खैर चीजें क्लियर होती रहनी चाहिए। तो इसका मतलब हुआ कि जब हमें ये आ गया क्वेश्चन और मान लो हमने एक्सेप्शन कहीं नोट नहीं किया था, जो ट्रिक पढ़ा था, तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए जिससे हम आइडिया लगा पाए इस बात को। कितने लोग को निकालने का कॉन्सेप्ट पता है? चलो CS2 से शुरुआत करते हैं, क्यों भाई? यस सर। और ट्रिक तो सारे लोग जानते हो ना कि कैसे निकालते हैं इसको? नो सर। अच्छा चलो ठीक है, दोनों ले लो, ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों देखो। पहले आओ CS2 से ही कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। सपोज हमको बोला गया कि एक क्वेश्चन दिया गया कि भाई हम आपके पास एक कंपाउंड है, फॉर गिवन कंपाउंड, फॉर गिवन मॉलिक्यूल CS2, find out overlapping of pi bond। आपसे पूछा गया कि मॉलिक्यूल आपको दिया गया है और आपसे पूछा गया बताइए इस मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड की ओवरलैपिंग निकालिए। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आप सबसे पहले एक आउटलाइन, एक स्ट्रक्चर बना लीजिए जो आपको दिया गया है। अब सेंट्रल एलिमेंट हमारे पास कार्बन है, कार्बन को हमने ले लिया और कार्बन का हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2 2p2। इसके S में 2 इलेक्ट्रॉन और इसके P में 2 इलेक्ट्रॉन। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमसे कहती है कि कोई भी एलिमेंट उतने ही बॉन्ड बना लेता है जितना उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आप बताइए इस मॉलिक्यूल में कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? नहीं बेटा, टोटल बॉन्ड पूछ रहे हैं ना, कितने बॉन्ड? 4। तो इसके मतलब कार्बन के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 4। और अभी कितने हैं? 2। बात बनेगी नहीं, चलो इसे एक्साइट करो। जब इसे एक्साइट कर दिए तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया है और यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन बच गया? 1। अब कार्बन इस कंपाउंड को बना सकता है। अब आप बताइए इस 4 बॉन्ड में से सिग्मा कितने हैं? 2। और पहले कौन बनता, सिग्मा या पाई? सिग्मा। तो इसका मतलब है कार्बन के इन दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ने मिलकर के क्या बना लिया होगा? सिग्मा बॉन्ड। अब 2 पाई बच गए, तो कार्बन के दोनों पाई किससे बने होंगे? केवल P ही तो खाली है कार्बन के पास। अब सल्फर पे आ जाओ। सल्फर के बैलेंस सेल का कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p4। S में 2 इलेक्ट्रॉन है, P में 4 इलेक्ट्रॉन है। आप बताइए इस मॉलिक्यूल के बनने में सल्फर ने कितने बॉन्ड बनाए हैं? 2। एक P4 है यार, एक सिग्मा और एक पाई। आप जरा बताओ,
सल्फर के इस वाले इलेक्ट्रॉन ने क्या बना दिया होगा, सिग्मा। और अब सल्फर के पास बचा क्या है, पाई 1। नहीं, ऑर्बिटल कौन सा बचा, पी ही तो है। ये यस सर सर, और यहाँ भी कौन सा है, पी। पी है। तो इसका मतलब है इसमें जो 2 बॉन्ड्स बन गए हैं आपके पाई वाले, उसमें कार्बन में अपने पी एटॉमिक ऑर्बिटल का इस्तेमाल कर रहा है और सल्फर भी क्या कर रहा है, अपने पी। पी ऑर्बिटल का इस्तेमाल कर रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। ट्रिक कॉमन सी है कि मान लीजिए हमारे पास एक एलिमेंट है ए, इसने एक एलिमेंट बी के साथ पाई बॉन्ड बना लिया। हमें पता है कि एलिमेंट ए सेकेंड पीरियड का है, एलिमेंट बी भी सेकेंड पीरियड का है। तो बच्चा आप जानते हो, अभी लिख के आ रहे हो कि सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स के पास डी ऑर्बिटल्स होते ही नहीं है, और अगर इनके बीच पाई बॉन्ड है तो कहीं कोई डाउट नहीं है, यह पाई बॉन्ड 100% केस में बनेगा बाय द ओवरलैपिंग ऑफ पी पाई, क्योंकि हम जानते हैं कि इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होता ही, वेकेंट क्या होता ही नहीं। एग्जांपल N2 O2 Cn माइनस CO2 H2C2 C2 माइनस 2 CO3 माइनस 2 NO3 माइनस। अगर ये सेकंड पीरियड के हैं और इनके बीच पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ बना है पी पाई से। ओजोन जितने भी ले लो, क्योंकि हम जानते हैं सेकंड पीरियड एलिमेंट के पास डी ऑर्बिटल होते ही नहीं। दूसरी तरफ हमारे पास एक एलिमेंट है ए, इसने एक एलिमेंट सी के साथ बॉन्ड बना लिया। एज यूजुअल ए तो सेकंड पीरियड का है, लेकिन जो सी है वो थर्ड आर अबव, तीसरे पीरियड या ऊपर वाले का है। तो अब ये जो सिग्मा है उसकी तो कोई बात नहीं, अब ये जो पाई बॉन्ड है ये 99% केस में पी पाई डी पाई होता है। अब 99% इसका मतलब यहाँ एक्सेप्शन है। तो जब पी पाई डी पाई की आप बात कर रहे हो तो जैसे ClO4 माइनस, जैसे CrO4 माइनस 2, जैसे MnO4 माइनस, जैसे SO4 माइनस 2, जैसे Cr2O7 माइनस 2, जैसे PO4 माइनस 3, जैसे BrO3 माइनस। ये सब कैसे बने हैं, पी पाई डी पाई से। इसमें एक्सेप्शन है, अगर हम फर्स्ट एक्सेप्शन की बात करें तो पहले एक्सेप्शन में जिन एलिमेंट्स को हम लोग ले रहे हैं उसमें बच्चा SO3 है, SO2 है, PO3 माइनस है और ClO2 प्लस है। यहां देखो एक सेकंड एक थर्ड, एक सेकंड एक थर्ड का है। यहां जो पाई बॉन्ड होता है वो दोनों होता है, पी पाई भी होता है प्लस पी पाई डी पाई भी होता है, दोनों होते हैं इन 4 एग्जाम्पल्स में। और दूसरा है, अभी मैंने आपसे पूछ ही लिया है कि आपके पास CS2 है या आपके पास CS है या आपके पास S2 है। तो यहां भी देख लो, ये सब क्या है, सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड, सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड। यहां देखो सेकंड पीरियड, सॉरी थर्ड पीरियड थर्ड पीरियड। यहां जितने भी पाई बॉन्ड हैं वो बने हैं ओवरलैपिंग ऑफ पी पाई से।
हो गया? यस सर। यस सर। चलिए, अब एक हमारे पास बचा है डी पाई डी पाई। बताइए कब बनेगा डी पाई डी पाई? सर जब जी, ब्लॉक एलिमेंट्स में बी ब्लॉक एलिमेंट्स ओवरलैप करेंगे सर। डी ब्लॉक एलिमेंट किसके साथ होंगे? ये डी ब्लॉक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। थर्ड अरे डी ब्लॉक के देखो इतने एग्जांपल तो ले लिया है, देखो डी ब्लॉक के एग्जांपल लिया। सर थर्ड पीरियड एंड अबव के एलिमेंट दोनों होंगे तब। नहीं, सिनर्जिक बॉन्डिंग का नाम सुना? यस सर। डी पाई सिर्फ एक बार संभव है जब सिनर्जिक बॉन्डिंग बने, और सिनर्जिक बॉन्डिंग के बनते समय भी जो नॉन क्लासिकल लिगेंड आप लें वो CO नहीं है, वो R3P है, यानी ट्राई एल्किल फास्फीन। तो अब इसके लिए क्या नोट डाल दीजिए आप। क्या लिखा? डी पाई बॉन्ड इज ओनली इन कॉम्प्लेक्सेस या बॉन्ड इज प्रेजेंट ओनली इन कॉम्प्लेक्सेस हैविंग द नॉन क्लासिकल लिगेंड्स like R3P. अगर इस पे डाउट होगा तो मैं स्ट्रक्चर बना के एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर इतना लिखने से काम चल गया तो ठीक है। सर कर दीजिए। पहले सिनर्जी बॉन्डिंग देखो। सिनर्जी बॉन्डिंग में, और ये इसका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर नॉन क्लासिकल लिगेंड कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये क्या करता है? कार्बन अपना लोन पेयर से दे देता है, मेटल कार्बन बॉन्डिंग। लेकिन नॉन क्लासिकल लिगेंड्स की खास बात क्या होती है कि वो बैक डोनेशन से मेटल्स के डी से इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, और यही जो बैक डोनेशन से बैक बॉन्डिंग जो यहाँ होती है, इसी बैक बॉन्डिंग को आप नाम दे देते हो सिनर्जिक बॉन्डिंग। और सिनर्जिक बॉन्डिंग में हमेशा क्या होता है? पाई बॉन्ड बनता है। अब इसी हम नॉन क्लासिकल लिगेंड में CO को हम R3P से रिप्लेस कर देते हैं। P के पास लोन पेयर, इससे क्या जुड़ा है? R3। अब जरा एक मिनट यहाँ इसका स्ट्रक्चर देख लेना जिससे और अच्छे से समझ सको इस बात को। 3s2 3p3 3d0। इसके S में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके P में 3 इलेक्ट्रॉन, और इन तीनों इलेक्ट्रॉन से कौन जुड़ गया है? R। और अब इसका D पूरा का पूरा खाली है। अब तुम बताओ, ये वाला लोन पेयर फास्फोरस ने क्या किया? मेटल को दे दी, ये वाला लोन पेयर। और अब फास्फोरस के पास खाली क्या है? डी ऑर्बिटल तो खाली है। अगर मेटल बैक डोनेशन से इसे इलेक्ट्रॉन दे रहा है या यह मेटल से बैक डोनेशन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो जरा बताओ आने वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? डी तो पूरा पेयर्ड है, तो डी ही तो इसके पास खाली। यस सर। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है? मेटल के डी से। कहाँ जा रहा है? फास्फोरस के डी में। तो ये पाई बॉन्ड कौन सा हो जाएगा?
डी पाई, डी पाई। और जबकि जब एक कार्बोनिल वाला बनाते हो ये वाला, तो ये कैसा होता है, डी से निकलता है और कहाँ जाता है, पी में। पी में, ये क्या होता है, डी पाई। पी पाई। चलो खैर, तो इतनी बात क्लियर, आगे चला जाए। बोलो अच्छा। जी Yes, सर। हाँ मतलब बीच बीच में बोलते रहो, हमको लगे कि हम लोग हैं, पता चला कि हम अकेले चिल्ला रहे हैं। बार बार तो कट ही जाता है, पता ही नहीं चलता कि बच्चे लोग उधर हैं भी कहीं। सर हैं हम लोग। हाँ तो कुछ बोलते रहोगे तभी पता चलेगा। चलो आगे। अब हम आ जाते हैं कोवैलेंसी में, तो मैं खैर कुछ बताना ही नहीं है, पाई बॉन्ड ओवरलैपिंग देख ही लिया है, अभी इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं। अब हम लोग आ जाते हैं इसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, आप बताइए हमारे पास एक पी ब्लॉक का कोई एलिमेंट है, पता नहीं, एक एलिमेंट है हमारे पास, उस एलिमेंट का हमें ग्रुप नंबर पता है, इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा और इसका मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन सर, स्टेट ग्रुप नंबर के बराबर +7 होगा। मैक्सिमम +7 होगा। नो, जब तक ग्रुप नंबर नहीं बताएंगे तब तक आप कैसे बताओगे। अगर हमने केवल ग्रुप नंबर बोला है तो आपको बोलना पड़ेगा कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन होगा ग्रुप नंबर के बराबर, और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ग्रुप नंबर -8। अब जब इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे तो जिसे हम लोग मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते आ रहे हैं, इसी को यहाँ पढ़ते समय बार बार हमें ये इसका जो नाम मिलेगा वो मिलेगा ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। और मिनिमम के लिए एज सच कोई नाम नहीं मिलता, लेकिन आप सिर्फ ये बता दीजिए कि पी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स होंगे जब उनका मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो क्या किसी का पॉजिटिव आएगा या सबका पक्का निगेटिव ही आएगा। सर मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव। ऑलवेज निगेटिव। किसका पॉजिटिव आएगा बताओ। फैमिली का। किसका। सर जब इंटर हैलोजन कंपाउंड बनाएंगे तो। अरे यहाँ मैक्सिमम मिनिमम की बात कर रहे हो तो सर किसी का नहीं होगा। अरे मैक्सिमम मिनिमम की बात कर रहे हो, किसी भी एलिमेंट का जो मिनिमम ऑक्सीडेशन वो कभी सबका निगेटिव होगा। सबका जब निगेटिव। सबका निगेटिव होगा तब सर सबका निगेटिव अब होगा। अगर हम आपको पूछें कि आखिर इनका निगेटिव आता क्यों है, तो कारण है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। यस। ना 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 ना, कारण ये है बेटा कि अगर कोई एलिमेंट 0 से प्लस में जाता है तो आप बोलते हो उसमें इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर है, और अगर कोई 0 से माइनस में जाने की टेंडेंसी ज्यादा रखता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर है। तो जब हम पी ब्लॉक में आते हैं तो हम देखते हैं कि एस ब्लॉक से जब कंपेयर करते हैं तो ये लोग क्या है, नॉन मेटल्स है। माना कि ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है, लेकिन नेचुरल अगर हमसे बात की जाए तो पी ब्लॉक के लोग डोमिनेटिंग रीजन, डोमिनेटिंग नेचर क्या होता है, नॉन मेटल्स है। और नॉन मेटल मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब 0 से माइनस में जाएंगे। तो अगर कोई हमसे पूछे कि इनमें माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों आता होगा तो हम क्या बोलेंगे, ड्यू टू बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। ड्यू टू बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगला क्वेश्चन, आप बताइए इस मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में जब आप मूव करोगे तो सक्सेसिव ऑक्सीडेशन स्टेट में कितने का अंतर होता है। 2 का सर। 2 यूनिट डिफरेंस। 2 का ही क्यों होता है।
सर इनर पेयर इफेक्ट। इनर पेयर इफेक्ट की वजह से। बहुत सही, बहुत सही। अरे यार, ये तो कहाँ से पढ़ पढ़ के तुम लोग बैठे हो यार। चलो खैर, दो का अंतर होने के पीछे कारण कि अभी हमने आपसे एक लाइन बोला था कि कोई भी एलिमेंट उतने ही बॉन्ड बनाता है जितना उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो तुम बताओ, पी ब्लॉक का कोई ग्रुप ले लो, कोई भी ग्रुप पी ब्लॉक का उठा लो, जब कभी नेचुरली जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जब कभी तुम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाना चाहोगे तो हमेशा किसी एक ऑर्बिटल को अनपेयर करोगे, एक्साइट करोगे, और जब एक्साइट करोगे तो एक ही साथ कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे? 2। और कम भी होंगे तो एक साथ कितने कम हो जाएंगे? 2। क्योंकि एक्साइटेशन या रिलैक्सेशन में हमेशा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 या तो बढ़ जाएंगे या तो 2 कम हो जाएंगे। अभी अनपेयर इफेक्ट पे भी आ रहे हैं। तो इसलिए हमेशा सक्सेसिव ऑक्सीडेशन स्टेट में कितने का अंतर होता है? 2 का। क्यों? क्योंकि पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए हम लोग बोलते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखो, डी ब्लॉक की बैलेंस बॉन्ड थ्योरी अलग है, कॉम्प्लेक्स में पढ़ते हो, वहां सक्सेसिव ऑक्सीडेशन स्टेट में 1 यूनिट का अंतर होता है, यहाँ सक्सेसिव ऑक्सीडेशन स्टेट में 2 यूनिट का अंतर होता है पी ब्लॉक के केस में। तो पी ब्लॉक के केस में जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी वो कहती है कि पी ब्लॉक के एलिमेंट उतने ही बॉन्ड बनाएंगे जितना उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। अब हम कहते हैं किसी के पास कितना भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन जब तुम उसे एक्साइट करोगे तो हर हाल में, हर बार 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, क्योंकि जब एक ऑर्बिटल अनपेयर होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। इसलिए हमेशा सक्सेसिव ऑक्सीडेशन स्टेट में 2 का अंतर आता है। चलो, जब इनर पेयर इफेक्ट छेड़ ही दिए हो तो इनर पेयर इफेक्ट की बात कर लेंगे। चलो, इसका जो लिखा है इसका एग्जांपल पहले लेते हैं। सर अभी ये जो आप पूछे इसका रीजन इनर पेयर इफेक्ट नहीं होगा? नहीं होगा, अभी यार इनर पेयर इफेक्ट। अच्छा चलो यही बात कर लें। चलो, क्लोरीन बताओ मैक्सिमम। 7 मिनिमम -1 अब जरा बताओ, +7 के बाद अगला +5 +5 अगला 3 +3 अगला +1 अच्छा, अब बताओ हमें +7 जो मिला इसे क्या नाम दिया? ग्रुप ऑक्सीडेशन ग्रुप। यही तो। यस सर। +5 जो मिला इसे क्या नाम दिया? सर ये इंटरमीडिएट है। जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट। ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। हमेशा ग्रुप नंबर से जो 2 कम होता है, सिर्फ 2, वो इनर्ट पेयर इफेक्ट वाला ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। अभी एक्सप्लेन करेंगे, क्लियर हो जाएगा। हमेशा जो ग्रुप नंबर से 2 कम होगा, जैसे बोरान फैमिली में +1, अगर कोई बोले +1 कहां से? इनर्ट पेयर इफेक्ट। कार्बन फैमिली में +2 कहां से आया? इनर्ट पेयर इफेक्ट करना है। और जो माइनस होगा वो अभी हम लोगों ने बात किया है, ड्यू टू बीइंग इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। तो हमेशा जो टॉप ऑक्सीडेशन स्टेट होगा या ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, इससे जो तो कम होगा वो हमेशा होगा ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, और जो मिनिमम होगा वो हमेशा इसलिए होगा ड्यू टू बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। अगर मिनिमम है तो ड्यू टू बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। अब आइए इनर्ट पेयर इफेक्ट स्टार्ट कर लीजिए। चलो भैया बता दो, व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट? Inability of NS electron to take part in chemical reaction. यह इनएबिलिटी होती क्यों है? Poor shielding of D and F electrons. इनर्ट पेयर इफेक्ट किस पीरियड से शुरू होता है? 4th पीरियड से। 4 पीरियड से सर। 4th से ही क्यों शुरू होता है?
डी ब्लॉक आ जाता है ना। डी ब्लॉक आ जाता है सर। इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण किस सबसेल के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते? सर पी एफ के। यस के ही क्यों, पी के क्यों नहीं? एस क्लोज होता है न्यूक्लियस के। क्लोज होता है सर। यस, हाँ, एस न्यूक्लियस के सबसे यस सर, जेडिफिकेशन सबसे ज्यादा होता है। हाँ, इनर्ट पेयर इफेक्ट डोमिनेट कब कर जाएगा? सब ग्रुप नीचे जाएंगे तब। डोमिनेट कर जाएगा मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया छठे पीरियड में। 6 पीरियड जब एफ ब्लॉक आ जाएगा, डी ब्लॉक आ जाएगा। छठे पीरियड इनर्ट पेयर इफेक्ट डोमिनेट अगर कहीं करता है तो छठे पे, उसके पहले ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट डोमिनेट करता है। तो अगर पांचवें पीरियड में आप हो तो डोमिनेटिंग ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे हम पूछें विदाउट टिन के लिए कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +4। अगर हम पूछें लेड के लिए बताओ क्या कॉमन है, तो +2। हेलियम के लिए क्या है? +1। ये के लिए क्या है? +3। तो हमेशा डोमिनेट कहाँ करता है? 6 पीरियड में। तो ठीक है यार, इनर्ट पेयर इफेक्ट बारे में सब कुछ आप जान लो, तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं। जितने क्वेश्चन मैंने पूछा आपने सबके सही आंसर किए, तो बस फुल डेफिनेशन लिख के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। I am going from top to bottom in P block. Lower oxidation state ब्रैकेट में डाल दिया, ग्रुप नंबर -2 becomes more and more stable. Becomes more and more stable due to inert pair effect. Inert pair. Lower oxidation state becomes more and more stable due to inert pair effect. जब हम P ब्लॉक में टॉप टू बॉटम जाएंगे, P ब्लॉक में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी? ग्रुप नंबर से दो कम होगी हमेशा, यही becomes more and more stable due to inert pair effect. ठीक है, अब इनर्ट पेयर इफेक्ट आप पूरा जानते हो, तो हमें सिर्फ इसका एप्लीकेशन आपसे पूछ लेना है कि जब यही इनर्ट पेयर इफेक्ट क्वेश्चन के रूप में आता है तो आप कितना कर पाते हो। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एक करके देखते हैं, जितने टाइप के क्वेश्चन इनर्ट पेयर इफेक्ट के आते हैं, तो एक एक टाइप हम लोग देखते चल रहे हैं। पहले टाइप का क्वेश्चन, पहले तो जो सबसे सड़ा सा क्वेश्चन आता है, चलो यहीं से बात कर लिया जाए। गैलियम है, इंडियम है, थैलियम, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर। दूसरा गैलियम प्लस इंडियम प्लस थैलियम प्लस, रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर डिक्रीजिंग होगा सर। तीसरा TlI3 and PbI4 does not exist. इनर्ट पेयर Because of inert pair effect. अरे जबरदस्ती। Oxidizing and reducing power.
अगर तुम कह दोगे कि इनर पेयर इफेक्ट, तो हम कह देंगे PCl4 तो पाया जाता। आप बताओ। सर I3 माइनस 4 साइज बहुत बड़ा होता है। I2 देखो जितने भी हैलाइड्स हैं, अगर उसमें हम बात करें तो I माइनस है, Br माइनस है, Cl माइनस है। यह रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर है। अब सोचो, थैलियम यहाँ +3 में है, इसका मतलब अगर अपने ग्रुप की हम बात करें थैलियम की, तो ये क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ग्रुप थर्ड में। और ये क्या है? सारे हैलाइड्स में स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जैसे एक सर एसिड आपकी और एक वॉइस बेस बहुत एक साथ लैग नहीं। कर रही है। हाँ बच्चा, वॉइस लैग कर रही है आपकी। नहीं मेरे यहाँ तो नेट सही है। सर लैग कर रही है। टैग कर रही है आपकी वो। लैग हो रही है सर। अरे बाप रे, ऐसा क्या हो गया भाई? नेटवर्क तो यार सब कुछ झमाझम चल रहा है। स्पीड चेक करें क्या नेट की? सर अब सही आ रहा है। अच्छा, सर बीच बीच में हो जा रहा है थोड़ा थोड़ा। हो सकता है, नेट तो ऐसे ही माशाल्लाह रहता है सब। तो हमने क्या क्या किया? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जैसे एक एसिड और एक बेस एक साथ नहीं रह सकता, वैसे एक ऑक्सीडाइजिंग और एक रिड्यूसिंग एजेंट एक साथ नहीं रह सकता। तो अगर ये दोनों एक साथ मिले तो ये टूट करके दे देते हैं TLI, और साथ में क्या निकल जाती है? I2। I2। सिमिलरली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप 14 का सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्यों? +4 में है, इसका +2 सबसे ज्यादा स्टेबल। और ये सारे हैलाइड में सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते, और अगर एक साथ रखोगे तो तुरंत बना लेंगे PbI2, और साथ में क्या मिल जाती है? I2। सर PbBr4 भी नहीं एग्जिस्ट करता, उसका भी यही बेटा रीजन देंगे। हम NCERT से बाहर नहीं जा रहे हैं, सच एक PbBr4 नहीं मिलता। सर इसका रीजन ये नहीं दे सकते कि आयोडीन का साइज बड़ा है? तो उससे क्या होगा रिपल्शन होने लगेगा। एग्जिस्ट नहीं करेगा। बेटा? वो स्टेरिक रिपल्सन कोवेलेंट कंपाउंड में लगता है, आयनिक कंपाउंड में थोड़ी स्टेरिक रिपल्सन लगेगा। जब नीचे की तरफ जाओगे, माना कि PbF4 केवल आयनिक है, PbI4 आयनिक नहीं है, लेकिन 4 ही तो तुमने लगाया है। तो 4 तो कोऑर्डिनेशन नंबर कार्बन का होता है। कल कौन पूछने बताओ भाई, कार्बन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4। लेड का कितना हो सकता है? 6। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अरे यार, अच्छा, हम क्या अपना कुछ भाषा इधर चेंज नहीं करेंगे? अब आ रही है। लैग कर रही है बार बार। नहीं रुको, हमने दरवाजा खिड़की वो जहाँ राउटर रखा हुआ है इधर दरवाजा था, तो हमने बंद था दरवाजा, तो हमने कहा चलो खोल दे, हो सकता है उससे कहीं तो नहीं वेव्स वगैरह रुक रही है फाइबर की। अच्छा, तो PbBr4 जो बेटा बोल रहे हो ये सही है, नहीं पाया जाता, NCERT ने कहीं जिक्र नहीं किया है। ठीक है सर। और अगर PbBr4 नहीं पाया गया तो उसके लिए भी हम यही रीजन देंगे। ओके सर। लेकिन NCERT ने रीजन नहीं दिया, जब हम पढ़ेंगे तो आपको दिखाएंगे कि NCERT ने जो रीजन दिया है इनडायरेक्टली यही रीजन है, लेकिन NCERT ने डायरेक्ट रीजन नहीं दिया। जब हम पढ़ेंगे तो ये चीज आपको वहां हाईलाइट फिर करेंगे, देखो हम लोगों ने क्या बोला था, NCERT क्या कर रही है। हम्म हमको 2 रिएक्शन दी गई है। आपको बताना है कौन सी रिएक्शन होगी और कौन सी रिएक्शन नहीं होगी, या फिर दोनों नहीं होगी। तो सेकंड वाली नहीं होगी। पहली हो जाएगी, दूसरी नहीं होगी। क्या बच्चा? तो फर्स्ट वाली हो जाएगी, सेकंड वाली नहीं होगी। हाँ,
बेटा ये +2 में दिया क्या है, इसका सबसे स्टेबल क्या है +4। जब +2 से जब +4 हो जाएगा इसका होगा ऑक्सीडेशन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, लेकिन ये तो स्टेबल है तो यहाँ हो जाएगी, ये हमें मिल जाएगा FeCl2 और साथ मिल जाएगा SnCl4, लेकिन यहाँ ऐसी कोई रिएक्शन नहीं। हमारे पास एक बीकर है, इसमें Pb3O4 रखा हुआ है, PbO2 रखा हुआ है, सॉरी हाँ PbO2 रखा हुआ है। इस बीकर को हम गर्म कर रहे हैं, बताओ वेट लॉस होगा या नहीं होगा, होगा तो किसके किसके कारण होगा। सर पीबीओ बनेगा ऑक्साइड के फॉर्म में Pb3O4 का, तो नहीं, हमने 2 क्वेश्चन बोला ना, हमने कहा बताओ वेट लॉस होगा या नहीं होगा, होगा तो किसके कारण होगा। सर होगा और PbO2 के कारण सर होगा पीबीओ के कारण, पहला आंसर है होगा। Pb3O4 के कारण। बताओ Pb3O4 के कारण होगा या PbO2 कारण या दोनों के कारण, Pb3O4 बोलो। Pb3O4 दोनों के कारण। एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हो गया। एक्सप्लेन कर दीजिए सर। Pb3O4 के कारण कैसे हो गए बता दीजिए। एक्चुअली बेटा जिसे आप बोल रहे हो Pb3O4, मिक्स ऑक्साइड, ये एक मिक्स ऑक्साइड होता है PbO प्लस PbO2। PbO। तो जब आप इसे गर्म करोगे तो यहाँ लेड का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +4, और जबकि लेड का सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होता है +2 स्टेबल होता है, तो ये टूट करके बना लेगा PbO और साथ में निकल जाएगी ऑक्सीजन गैस। और PbO2 एक साथ में क्या दिया गया था, PbO2 भी दिया गया था, PbO2 भी क्या है अनस्टेबल। तो जब इसे हम गर्म करेंगे तो वेट लॉस होगा, और किसके कारण होगा, इन दोनों के कारण होगा। ठीक है, यस सर। सर चलो लास्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है SnCl2 get easily hydrolyze than SnCl4। सही है, बोलो भाई। रॉन्ग है। फॉल्स है। फॉल्स है। false। SnCl4 is more volatile than SnCl2। ट्रू। सही सही है। सही। तो बस इससे ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं। चलिए अगले स्टेप पे आ जाते हैं। अगली चीज है हाइड्रोलिसिस।
सबसे पहले क्वेश्चन ही है, CCl4 की हाइड्रोलिसिस होगी या नहीं? नहीं होगी सर। नहीं सर, होगी नहीं सर, होगी। इसमें नहीं होगी। सर कारण? एब्सेंस इसके ऑफ पास डी absence of ऑर्बिटल, d orbital, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। vacant orbital। Does not hydrolyze। रीजन आप बता चुके हो तो कोई बात नहीं। BiCl3 की हाइड्रोलिसिस होगी? नो सर। नो सर। होगी या नहीं? नो सर, नहीं होगी। नहीं होगी क्यों नहीं होगी? बिकॉज ऑफ आयनिक कैरेक्टर। बिल्कुल सही, गुड। तीसरा, NF3 की हाइड्रोलिसिस? नहीं होगी सर। नो सर। काहे? काहे नहीं होगी? Protein is more सर electronegative. एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। vacant orbital। वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है सर दोनों में। अच्छा, एब्सेंस ऑफ वैकेंट याद करो। जी। Yes, sir. NCl3 की? नहीं होगी। हो जाएगी क्योंकि यहाँ हो पे जाएगी। क्लोरीन एक्ट एज अ सेंट्रल एलिमेंट, HOCl बन जाएगा। NH3 SHOCl. खिचड़ी बन गया है। यहाँ क्लोरीन एक सेंट्रल एलिमेंट की तरह काम करता है। SF6 No sir, जाएगी नहीं सर। काहे? नो नहीं होगी अब। काहे? बॉन्ड नहीं बना पाएगा आप एक्स्ट्रा। तो पहले बॉन्ड बनना चाहिए फिर बॉन्ड टूटना चाहिए, अब बॉन्ड नहीं बन पाएगा। Sulfur is present in its Maximum oxidation state. maximum covalency state। अपनी मैक्सिमम कोवेलेंसी में तो इससे ज्यादा बॉन्ड तो बना ही नहीं पाएगा, तो हाइड्रोलिसिस होने को मतलब नहीं। हमारे पास ICl3 है, इसकी हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं। प्रोडक्ट बताओ। जी और HCl HI। बोलो भाई, सबका यही आंसर है? Yes sir. सर HiO2 होगा प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी सर, प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी HiO2। बेटा जी हाइड्रोलिसिस नॉन रिडॉक्स है, तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होना चाहिए। क्लोरीन का सॉरी आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +3। +3। तो अगर यहाँ आप ले लोगे तो आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? +5। ये नहीं ले सकते। पानी को डालो या निकालो, ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं होता है। तो इसलिए HiO3 ने मिलके क्या मिलेगा? HiO। चलो ठीक, मतलब आप में से
काफी बच्चों को सारी चीजें क्लियर है, कम से कम मेरा समय बचा दिया आपने। चलो ठीक है, बाकी तो जो जहाँ आएगा बातें करते रहेंगे। अब आइए इस कंटेंट को एक बार हम एनसीईआरटी से रीड कर लें। यहाँ से ऑलरेडी इसमें अंडरलाइन है, इसके आगे पीछे कुछ काम का था भी नहीं, तो मैं जो अंडरलाइन है यही पढ़ लेता हूँ, पूरा पढ़ने कोई सेंस में नहीं। The valence cell atomic configuration is NS2 NP126 except for helium. The inner core of the electronic configuration may have a different. कैसे डिफर करेगा अभी हम लोगों ने देखा था। The difference in inner core of elements generally influence their physical properties such as atomic and ionic radii, ionization enthalpy as well as chemical property। तो अभी हम लोगों ने बेटा देखा था कि शुरू में जो दो हैं एलिमेंट, उनके इनर कोर नोबल गैस का था, उसके बाद 3d10 आ गया था, फिर 4d10 आ गया था, फिर 4f14 5d10 आ गया था इनर कोर में। और इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के डिफरेंस होने के कारण इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में अंतर आता है। ये बात हम लोग कर चुके हैं। आगे कह रहे हैं द मैक्सिमम oxidation state shown by a p block element is equal to total number of valence electrons, the sum of s and p electrons। और इसी को हम लोग आगे चल के ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। देखो यहाँ इन्होंने बोल दिया है कि इसे हम इसी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को नाम क्या देंगे, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके बाद इन्होंने इनर पेयर इफेक्ट से रिलेटेड बातें की हैं, तो ऑलरेडी आप इनर पेयर इफेक्ट से रिलेटेड बातें बता चुके हो, तो इसमें कुछ एनसीईआरटी ने कुछ ऐसा नहीं दिया है जो यहाँ देखें। यहाँ ग्रुप है, ग्रुप के लिए इन्होंने कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट दिया। ये हमें कभी कभार जरूरत पड़ जाती है, तो हम इसको दिमाग, जैसे हमसे पूछा गया बताइए ग्रुप 13 के लिए हमारे पास कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो हमेशा जो मैक्सिमम है और जो इनर पेयर इफेक्ट है वो हमेशा कॉमन होगी। जो मैक्सिमम है और जो इनर पेयर इफेक्ट है वो हमेशा कॉमन होगी। अब माइनस वाला जो होता है वो नाइट्रोजन फैमिली से मिलना शुरू हो जाएगा। तो अगर हमसे पूछा गया बताइए बोरान फैमिली के लिए सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हमें क्या मिलेगा, तो 2 मिलेगा। कार्बन के लिए सबसे कॉमन 3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। देखो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट इनर पेयर इफेक्ट ड्यू टू बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। नाइट्रोजन फैमिली ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट इनर पेयर इफेक्ट ड्यू टू बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। ऑक्सीजन फैमिली ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट इनर्ट पेयर इफेक्ट ड्यू टू बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। हाइड्रोजन फैमिली ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट इनर्ट पेयर इफेक्ट ड्यू टू बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, ये हर के लिए कॉमन है। बाकी जब ग्रुप्स आगे बढ़ रहे हैं तो उसमें कुछ बीच में एडिशनल ऑक्सीडेशन स्टेट भी मिल रहे हैं, रेंज बहुत लंबा चौड़ा हो जा रहा है। लेकिन जो सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है अगर हमें कभी चुनना हो किसी के लिए, तो हमको 3 ध्यान में रखना है, टॉप, 2 यूनिट लेस एंड मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ देखो, हाँ कुछ बोल रहे हो? सर चैट देखिए, हाँ बच्चा, चैट्स की मैसेज देखिए। बेटा आपकी आवाज हम तक आ नहीं रही। सर शाहरुख खान ऐड हुए हैं। शाहरुख खान? यस सर। हाँ भैया, हम लोग के क्लास में? सर आपकी क्लास में। क्या बात है। ये तो यार बिल्कुल अंधेरा हो गया। अच्छा, जहां हम बैठे हैं वहां अंधेरा, लाइट तो जल नहीं रही। चलो खैर, लाइट जला दें यार, अंधेरा तो।
तो अब यहाँ जाइए, तो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट एंड 2 यूनिट लेस देन द ग्रुप ऑक्सी, अभी मैंने आपसे बोला इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण, जो आपने बोला था कि 2 का अंतर आता है, एक्चुअली इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट है, और वो होता है ग्रुप नंबर से 2 कम बस, उसके बाद इनर्ट पेयर इफेक्ट का कोई रोल नहीं। इसके बाद ये कह रहे हैं कि अगर हम इस ग्रुप की बात करते हैं तो मेटल, नॉन मेटल, सेमी मेटल सब कुछ पाए जाते हैं, और द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर एलिमेंट डिक्रीजेज ऑन द ग्रुप। इसका रीजन कौन बताएगा भाई? ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इसका रीजन क्या होगा? साइज बड़ा हो जाएगा सर, जेड इफेक्टिव साइज बड़ा होता जाएगा, पोलराइजिंग पावर कम होती जाएगी, कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा और आयनिक बढ़ जाएगा। अभी तो पूरा इतिहास बता दियो यार। Actually, metallic character is inversely proportional to ionization जेड इफेक्टिव ionization energy। जेड इफेक्टिव के पीछे काहे पड़े हो यार? पीरियाडिक खत्म, जेड इफेक्टिव खत्म, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ionization energy। जब ऊपर से नीचे तरफ जाते हो तो ionization energy कम होता है, इसलिए इसका मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है, पोलराइजिंग पावर और इन सब कम हो। पोलराइजिंग पावर का रोल क्या है मेटेलिक कैरेक्टर में? हम कोवेलेंट कंपाउंड थोड़ी ना, आयनिक कंपाउंड की बात थोड़ी ना कर रहे हैं। जब कोवेलेंट और आयनिक कंपाउंड की बात करेंगे तब पोलराइजिंग पावर का रोल होगा। ठीक है, मेटल होने के लिए पोलराइजिंग पावर का रोल। ठीक ठीक सर। चलिए खैर, अब यहाँ इसके संदर्भ में भी अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात करके आए बेटा कि द फर्स्ट मेंबर ऑफ द पी ब्लॉक डिफर फ्रॉम द रिमेनिंग मेंबर ऑफ देयर करेस्पॉन्डिंग ग्रुप इन 2 मेजर रिस्पेक्ट। पहला है साइज, और साइज से रिलेटेड जो बातें होती हैं, और दूसरा है एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। हेवियर एलिमेंट में डी ऑर्बिटल्स होते हैं, लेकिन ऊपर वाले में डी ऑर्बिटल्स होते ही नहीं। फिर कोवेलेंसी की जब बात की तो हम लोगों ने लिखा है कि अगर सेकंड पीरियड का कोई भी एलिमेंट है तो उसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 हो सकती है, क्योंकि एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल होते नहीं। और नीचे वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी मैक्सिमम कोवेलेंसी 6 तक जा सकती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। तो बोरान BF4 टेट्राहेड्रल स्पीशीज ही बना सकता है, जबकि एल्युमिनियम AlF6 यानी ऑक्टाहेड्रल स्पीशीज तक भी जा सकता है। बाकी जब बोरान फैमिली पढ़ेंगे तो क्वेश्चन फिर हमको दोबारा मिलेंगे। द फर्स्ट मेंबर ऑफ अ ग्रुप डिफर फ्रॉम द हेवियर मेंबर। एक और जो तीसरी बात मैंने आपको बताई थी इसमें कि दे कैन फॉर्म स्टेबल, साइज छोटी होने के कारण स्टेबल मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन की एबिलिटी होती है। और फिर वहां लोगों ने टाइप ऑफ मल्टीपल बॉन्ड में ओवरलैपिंग भी देख लिया था, p5 हमने आपसे जो d5 पूछा है एनसीईआरटी ने क्लियर कट तो नहीं लिखा है, लेकिन हिंट देखो यहाँ कर दिया है। देखो, द हेवियर एलिमेंट डू फॉर्म pi बॉन्ड but these involve d orbitals d pi p pi or d pi d pi। तो एनसीईआरटी ने लिख तो दिया, लेकिन अब इसके आगे ये नहीं बताया कि d pi कहाँ। इसको हम लोगों ने क्लियर कर लिया कि d pi हमें कहाँ मिलेगा। ठीक, अब अगर हमसे पूछा गया बताइए p pi और d pi में बॉन्ड की स्टेबिलिटी बताइए, पाई बॉन्ड की। हमने बोला हमारे पास p pi है, हमारे पास p pi d pi है, और हमारे पास d pi है। बॉन्ड स्टेबिलिटी p pi मैक्सिमम ऑर्डर। ये देखो क्या कह रहे हैं, एज द d orbitals of higher energy than the p orbitals, they contribute less to the overall stability of molecule than does the p pi bonding or the second row element। ठीक, आगे however the coordination number in a species of the heavier elements may be higher than the first element in the same oxidation state। फॉर एग्जाम्पल अगर हम नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, जरा देखना इस पॉइंट को,
इसको हाईलाइट करते हैं, हो सकता है आपको से कुछ कोई चीज दिक्कत हो। The coordination number in species of the agar elements may be higher than the first element in the same oxidation state. इसका एग्जांपल हमने बता लिया। कह रहे हैं कि जैसे इन 5 ऑक्सीडेशन स्टेट बोथ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, इससे क्या मतलब समझ में आया? ये कोऑर्डिनेशन नंबर जो ऊपर बोल रहे हैं उसका एक एग्जांपल देने से क्या समझ रहे हो आप? एक बच्चा कुछ बोल भी रहा है, उसकी आवाज इतनी स्लो आ रही है सुनाई नहीं पड़ रहा। सर ऑक्सीडेशन स्टेट तो सेम है लेकिन सर कोवैलेंसी जो है वो डिफरेंट। एक्चुअली जब यहाँ एक कोऑर्डिनेशन नंबर बोल रहे हैं बेटा, तो अभी जो हम लोगों ने बोला कि सेकंड पीरियड का कोई भी एलिमेंट होगा उसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 से ज्यादा नहीं हो सकती है, यानी उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं उनका कोऑर्डिनेशन नंबर कोवैलेंसी 4 से ज्यादा हो सकती है, 4 से ज्यादा हो सकती है। और जो थर्ड पीरियड सेकंड पीरियड वाले उनकी मैक्सिमम अगर जा सकती है कहां तक जा सकती है? 4। अब यहाँ कोऑर्डिनेशन या कोवैलेंसी का सेंस क्या है तो जरा देख लो भाई। नाइट्रोजन एक बांड इधर बन गया, एक बांड इधर बन गया और एक बांड इधर बन गया। अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन का +5। सिमिलरली अगर फास्फोरस की बात करें O माइनस है, डबल बॉन्ड O माइनस, यहाँ भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है? 5। अब कोवैलेंसी की अगर बात करें तो यहाँ कोवैलेंसी कितनी है? 4। यहाँ कोवैलेंसी कितनी है? 6। लेकिन जब एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन किया तो एनसीईआरटी ने इसके लिए क्या बोला कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। इसका मतलब कोवैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर सेम सेंस में यहाँ नहीं बोल रही है एनसीईआरटी। देखो ये तो पढ़ा है अभी। बोलो भैया। यस सर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है कि नंबर ऑफ अदर आइटम्स या स्पीशीज दैट कैन होल्ड अराउंड। यहाँ 6 होगा या 5? क्या? यस सर, कोवैलेंसी। कहाँ बेटा? कोवैलेंसी सर, किसके केस में? ये PO4 PO4 के केस। 6। कोवैलेंसी मतलब कोवैलेंट बॉन्ड यार। तो देखो यहाँ कितने कोवैलेंट बॉन्ड हैं? 2, 3, 4, 5। सॉरी सही कह रहे हो। 2, 3, 4 और 5, सॉरी 5। और यहाँ कितने कोवैलेंट बॉन्ड हैं? 4। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 5 और यहाँ भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 5। तो इस लाइन में देखो इसका मतलब ये कोवैलेंसी की बात नहीं कर रहे हैं। देखो कह रहे हैं इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट बोथ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस फॉर्म दिस। लिख रहे हैं 3 कोऑर्डिनेशन विद पाई बॉन्ड इन्वॉल्विंग 1 नाइट्रोजन p ऑर्बिटल एंड इन PO4 4 कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब हुआ कि अपने चारों तरफ जितने अदर स्पीशीज को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, रख रहे हैं, चिपका रहे हैं, लगा रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। तो कोवैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर के सेंस में अगर हम बोलें, मान लो कल को हमसे एक क्वेश्चन पूछ लिया गया कि भाई हमारे पास ये है, ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, कोवैलेंसी बताइए और कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है भाई? +5। कोवैलेंसी कितनी है? 4। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 3 का। सिमिलरली यहाँ, तो यहाँ की अगर बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 5 का। कोवैलेंसी कितनी है? 5 की। और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4 का।
मतलब अदर स्पीशीज जिससे ये सराउंडेड है उसे बोले कोऑर्डिनेशन नंबर। चलिए, इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, हम लोग एनसीईआरटी ने ग्रुप 13 दे दिया, इसका मतलब इसके बाद सीधे हम लोग को स्टार्ट करना है ग्रुप 13। तो इंट्रोडक्शन ऑफ पी ब्लॉक में इतना ही था। बाकी बैक बॉन्डिंग है, तो बैक बॉन्डिंग जब हम लोग हाइलाइट्स पढ़ेंगे तो एक बार आपके पास जो नोट्स वगैरह होगा वो पढ़ लेना, और वहाँ हम पूछ लेंगे, अगर सारी चीजें क्लियर है तो ठीक है, अगर कुछ डाउट होगा तो एक्सप्लेन कर देंगे। तो अब हम लोग आ गए, यही तो थे हम लोग। हाँ, सर टाइम हो गया है, सर फिजिक्स का क्लास है। फिजिक्स की क्लास स्टार्ट हो गई। तो लोग यार टाइम कितने पंक्चुअल है। क्लास छूट जाएगी तो मिश्रा सर की है ना सर। ग्रुप 13 थे, डाल दो बोरान फैमिली, कल यहाँ से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. कल स्टार्ट। Thank you, sir. ओके। Thank you, sir.